हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी टीयू एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आपकी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की होने वाली है। 5th सेमेस्टर में जो हमारी हिस्ट्री है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। अगर आपके पास भी ये वाली हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, यानी आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें हम ऑलरेडी जो हमारा क्वेश्चन पेपर 1 है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है। आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन पेपर का, विचारधारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी जो विचारधाराएं थी उन्होंने भारत में जो औपनिवेशिक शासन है उसे किस प्रकार से प्रभावित किया था, ये आपको बताना था। चलिए परिचय से देखेंगे। विचारधारा किसी भी शासन की आत्मा होती है। भारत में ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन केवल राजनीतिक या आर्थिक संप्रभुत्व नहीं था, यानी ये जो था ये सिर्फ राजनीतिक या फिर आर्थिक संप्रभुत्व ही नहीं था, बल्कि यह एक विशेष विचारधारा पर आधारित शासन था। यानी देखिए, ये विशेष जो एक तरह से विचारधारा है उस पर आधारित शासनों में से एक था। इस विचारधारा ने शासन की नीति, प्रशासनिक ढांचे, शिक्षा, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था सभी को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटेन शासकों ने अपने शासन को सभ्यता मिशन, उत्थान और आधुनिकीकरण जैसे आदर्शों से जोड़ा या प्रचलित किया कि उनका शासन भारतीयों के हित में है, लेकिन वस्तुतः यह विचारधारा औपनिवेशिक स्वार्थ और प्रभुत्व को स्थायी बनाने का साधन थी। यानी देखो, इन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने आप को सभ्य बताया और जो एक तरह से उत्थान वाला बताया, औद्योगिकरण वाला बताया कि हम इन्हें अपना लें क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाएंगे, पर ये वास्तव में ऐसा नहीं था। अगर लिखेंगे इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये हो गया हमारा इंट्रो। अब लिखना स्टार्ट में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, औपनिवेशिक विचारधारा का मूल आधार सभ्यता मिशन। यानी औपनिवेशिक विचारधारा की जो मूल आधार था, सभ्यता मिशन था, किस तरह से था। ब्रिटिश शासन की प्रमुख विचारधारा यही थी कि भारत एक पिछड़ा देश और अंग्रेजों का कर्तव्य है कि वो भारतीयों को सभ्य बनाएं। इस विचारधारा को सभ्य मिशन कहा गया। अंग्रेज स्वयं को उच्च सभ्यता का प्रतिनिधित्व मानते थे और भारतीयों को अशिक्षित व अविकसित मानते थे। ठीक है, इसी सोच के कारण उन्होंने शिक्षा, कानून, प्रशासन और सामाजिक सुधार के नाम पर ऐसी नीतियां लागू की जिनका वास्तविक उद्देश्य भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था। ऐसी ऐसी नीतियां ये लेकर आए थे और पश्चिमी मूल्यों को श्रेष्ठ साबित करना था। इस विचारधारा ने भारतीय समाज की हीन भावना को जन्म दे दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, श्वेत श्रेष्ठता की विचारधारा किस तरह से। औपनिवेशिक शासन की दूसरी प्रमुख विचारधारा थी यूरोपीय जातीय श्रेष्ठता। यानी ये यूरोप के जो लोग थे उन्हें श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेजों स्वयं को भारतीयों से अधिक बुद्धिमान, ईमानदार और सभ्य मानते थे। इस मानसिकता के कारण प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों को वीरता दी जाती थी, जबकि भारतीयों को निम्न पदों तक सीमित रखा जाता था। न्याय व्यवस्था, सेना, शिक्षा और नौकरियों में यह नस्लीय भेदभाव स्पष्ट देखने को मिलता था। यानी हम पूरी तरीके से यहाँ ये जो भेदभाव है उन्हें देख सकते थे। यह विचारधारा भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति झूठ, श्रेष्ठता की भावना पैदा करने का उपकरण थी। यानी ये जो भावनाएं थी ये झूठी और जो श्रेष्ठता की भावनाएं थी उन्हें पैदा कर रही थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, औपनिवेशिकवाद और शासन नीति का प्रभाव। क्या औपनिवेशिकवाद रहा और क्या शासन नीति का प्रभाव रहा। ब्रिटिश शासन का एक और बौद्धिक आधार था औपनिवेशिकवाद, जिसका प्रचार जेरेमी बेंथर और जेम्स मिल के विचारकों ने किया था। इस विचार के अनुसार शासन का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। यानी जो भी शासन है उसका उद्देश्य सिर्फ अधिकतम यानी ज़्यादातर लोगों का पूरा पूरा सुख होना चाहिए। लेकिन भारत में इसका उद्देश्य औपनिवेशिक सार्थक समर्थन के लिए हुआ।
भूमि राजस्व नीति, न्याय प्रणाली व्यवस्था सभी सुधार के नाम पर लागू किए गए, परंतु इनके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। इस प्रकार सुधारों की विचारधारा ने शासन को मजबूती दी और यही कारण था जो औपनिवेशिक लोग थे उन्हें मजबूती मिली। शिक्षा की औपनिवेशिक विचारधारा, अंग्रेजीकरण की नीति। किस तरह से शिक्षा क्षेत्रों में औपनिवेशिक विचारधारा का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। लॉर्ड मैकाले की 1835 की शिक्षा नीति इसका उदाहरण है, जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा लाई गई थी, ठीक है, 1835 में, जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसा भारत चाहिए जो रक्त से भारतीय हो पर विचारों से, बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी हमारा खून तो भारतीय हो लेकिन हम सोच विचारों में कैसे हों, अंग्रेजों की तरह हों। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी मूल्य, ईसाई नैतिकता और यूरोपीय ज्ञान भारतीय समाज में फैल गया। इस नीति ने भारतीयों में दो वर्ग पैदा किए, एक अंग्रेजी शिक्षित वर्ग जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था और दूसरा पारंपरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ वर्ग जो उपेक्षित रहता था। यानी हम कह सकते हैं अब दो वर्गों में हमारा भारत भी बट गया था, एक वो वर्ग जिन्होंने अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजों का साथ देने लगे, एक वो वर्ग जो परंपराओं के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक विचारधारा, मुक्त व्यापार और पूंजीवादी सोच। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति भी विचारधारात्मक थी। उन्होंने मुक्त व्यापार के सिद्धांत से को लागू किया, जिसके अंतर्गत भारत को ब्रिटेन वस्तुओं के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित थी कि व्यापार और उद्योग के माध्यम से सभ्यता का विकास हो सकता है, यानी व्यापार और उद्योग होगा तभी सभ्यता बन पाएगी। लेकिन वास्तविकता में इस नीति ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारे यहाँ से व्यापार करके ले जा रहे थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया। यह विचारधारा औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का वैचारिक आधार बनी। यानी ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा के आधार पर ही इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधारों की विचारधारा। किस तरह से ब्रिटिश शासन ने धर्म और समाज के क्षेत्र में भी अपनी विचारधारा लागू की। उन्होंने ईसाई नैतिकता को श्रेष्ठ बताते हुए भारतीय परंपराओं और धर्म को अंधविश्वास और पिछड़ेपन से जोड़ दिया। मिशनरियों की सहायता से भारतीय समाज में ईसाई प्रचार फैलाया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों को उन्होंने सुधारका का रूप अपनाया, लेकिन इन सुधारकों का उद्देश्य भारतीय समाज को अपने नियंत्रण में लाना था, ताकि पूरा भारत इनके नियंत्रण में आ जाए। धार्मिक रूप से भी भारतीय सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय ने इन सुधारकों को भारतीय दृष्टि से अपनाया और उन्हें समाज के हित में जोड़ा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बुरी तो थी ही हमारे समाज में, इसलिए हमारे लोगों ने भी इन्हें थोड़ा सा सहायता दी थी ताकि बुरी चीज़ें हट सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद और प्रतिरोध की विचारधारा पर प्रभाव। औपनिवेशिक विचारधारा ने भारतीयों में विरोध और जागरूकता की भावना भी जागाई। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से जो नए विचार, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार भारत में आए, उन्हें धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे दिया। यानी अब जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो धीरे धीरे हमारे सामने आने लगी। भारतीय बुद्धिजीवियों ने औपनिवेशिक विचारकों की आलोचना करते हुए अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय विचारधारा विकसित की। दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक जैसे विचारकों ने औपनिवेशिक सोच की चुनौती दी और स्वतंत्र भारत की कल्पना प्रस्तुत की। यानी ऐसे लोग ही थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की जो कल्पना है वो की थी और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया था लोगों को। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे विचारधारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को न केवल वैधता प्रदान की बल्कि उसके हर पहलू को दिशा भी दी। ब्रिटिश शासन ने सभ्यता, सुधार और आधुनिकीकरण के नाम पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की रणनीति अपनाई थी। शिक्षा, कानून, धर्म और अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव देखा गया, परंतु यही विचारधारा भारतीय समाज में चिंता
एकता और प्रतिरोध की भावना भी जगाने में सहायक बनी। अतः इसी चेतना से भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी हुई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विचारधाराएं औपनिवेशिक शासन की प्रेरक शक्ति भी थी और इसके पतन की बीज भी थी, यानी औपनिवेशिक शासन को इसने बढ़ाया भी था और इसके पतन का कारण भी बन गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर में, बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें, इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकला। यानी जो बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त था उसकी आपको जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बतानी है और इसका सामाजिक और राजनीतिक क्या परिणाम निकला ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। इंट्रो में आप लिखेंगे बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। यानी ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को स्थल और निश्चित राजस्व प्राप्त करवाना था तथा भूमि से अधिकतम लाभ देना था। यानी जो भूमि है उससे ज़्यादातर लाभ जो है या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो ब्रिटिशों को पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य था। यह नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व वसूलने की एक स्थानीय प्रणाली थी। यानी ये राजस्व यानी कर वसूलती अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया। इस व्यवस्था ने भारत की भूमि प्रणाली और ग्रामीण समाज की संरचना को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब जो ग्रामीण समाज था और जो भूमि प्रणाली थी अब उसमें चेंजेस हो गए इस नीति के आने के बाद में। किस तरह से, तो इसमें आप लिखेंगे भी स्वामित्व जमींदारों की सौंपना। किस तरह से जो भूमि स्वामित्व था वो जमींदारों को सौंप दिया गया। स्थानीय बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भूमियों का स्वामित्व जमींदारों को सौंप दिया। यानी जो जमींदार होते थे उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया। पहले जहां किसान भूमि के वास्तविक मालिक होते थे वहीं अब जमींदारों को स्थानीय स्वामी ही घोषित कर दिया गया। किसान केवल भूमि पर खेती करने वाले किराएदार बन गए। यानी अब किसान जो थे वो एक तरह से किराएदारों की तरह वर्क करने लगे अपनी ही ज़मीन पर, जिससे ज़मींदारों की शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ गया, जबकि किसान अपने ही भूमि से बेदखल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजस्व की स्थापत्य व्यवस्था। किस तरह से, इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को हर वर्ष सरकार को एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में देनी होती थी। यानी एक निश्चित राशि तय कर दी कि इतनी राशि तुम्हें देनी है, उससे ऊपर जितनी भी कमाई हो जाए वो सभी तुम्हारी है। और यह राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। भविष्य में चाहे भूमि की उपज बढ़े या घटे, सरकार को वही निश्चित राजस्व मिलेगा। यानी अगर भविष्य में भूमि का जो उपज है वो बढ़ी तो भी मुनाफा तुम्हारा और घटी तो भी जो एक तरह से डाउनफॉल होगा या ये कहूँ जो घाटा होगा वो भी तुम्हारा होगा। हमें निश्चित राशि चाहिए, इस तरह से अंग्रेजों ने कर दिया। इस व्यवस्था से सरकार को स्थिर आय की गारंटी तो मिली, लेकिन लंबे समय में यह व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासन के लिए घाटे का कारण भी बन गई, क्योंकि अगर लाभ होता तो सारी चीज़ें बस उन्हें थोड़े से पैसे मिलते और सारे जो पैसे थे वो जमींदार रख लेते थे, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ने पर भी राजस्व नहीं बढ़ाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जमींदारों को वसूली और संपत्ति से बेदखली का अधिकार। किस तरह से जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने का पूर्ण अधिकार दिया गया। यदि कोई जमींदार सरकार को समय पर राजस्व नहीं दे पाता तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। यानी अगर जमींदार भी नहीं दे पाया तो उसकी जो संपत्ति उसे दी गई है पूरी नीलाम कर दी जाती थी। इस नीति से कई पुरानी जमींदारों की जमीन नीलाम होकर नए धनागढ़ीय वर्ग के हाथों में चली गई, जिससे एक नई जमींदारी वर्ग पैदा हुआ जो ब्रिटिश सरकार का समर्थक बनाया गया। ये कहूँ ब्रिटिश सरकार का जो समर्थक था वो समर्थक बन गया, ये जो नया वर्ग बना था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसानों की स्थिति में गिरावट। किस तरह से इस व्यवस्था का सबसे पुराना प्रभाव किसानों पर पड़ा। अधिक कर वसूला गया और उसके पास सुधार का कोई साधन नहीं था। जमींदारों ने किसानों से मनमाना किराया लिया और अत्याचार किया। कई बार किसानों को
अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और वह ऋणग्रस्त हो गए यानी कर्जे में आ गए। किसान वर्ग का जीवन गरीबी और शोषण का प्रतीक बन गया था इस टाइम के आते आते ही, क्योंकि सभी लोग जो थे वो एक तरह से गरीब बन गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश हितों की सुरक्षा किस तरह से। इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में ब्रिटिश हितों को सुरक्षित करना था। जमींदारों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बना कर उन्हें ब्रिटिश सरकार का अधिकार बनाना था, यानी जमींदारों को एक तरह से ब्रिटिशों के लिए वफादार बनाना था इस नीति का उद्देश्य। इस वर्ग को राजनीतिक रूप से वफादार सहयोगी की तरह तैयार किया गया, जो शासन के हितों की रक्षा करेगा और किसी भी विद्रोह को दबाने में मदद करेगा, यानी कोई भी विद्रोह नहीं होने देगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि उत्पादन में गिरावट किस तरह से। कृषि उत्पादन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जमींदारों ने भूमि सुधार या सिंचाई के कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। वह केवल अधिकतम वस्तुओं में रुचि रखते थे। किसानों के शोषण और खेती में निवेश की कमी के कारण कृषि उत्पादकता घटती गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, यानी अब कृषि उत्पादकता जो थी वो कम होती गई और जिसका नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक वर्ग का विभाजन किस तरह से। स्थानीय बंदोबस्त ने भारतीय ग्रामीण समाज को दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया गया था। एक और धनी जमींदार और दूसरी और गरीब किसान थे। यह सामाजिक असमानता और अन्याय का कारण बना। जमींदार वर्ग विलासिता में डूबा रहा, जबकि किसान वर्ग गरीब, ऋण और भूमि से जूझता रहा, यानी जो एक तरह से जमींदार वर्ग था वो विलासिता में या ये कहूँ शराब के नशे में डूबा रहा, और जो किसान लोग थे वो गरीबी में, ऋण में यानी कर्जे में और भूख से जूझते रहे थे। वह विभाजन भारत में वर्ग संघर्ष की नींव बना, यानी आगे चल के जो वर्ग संघर्ष होता है वो इसी का कारण कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक परिणाम, यानी इसका सामाजिक और राजनीतिक क्या परिणाम हुआ। तो इसमें आप लिखेंगे एक नया शासन वर्ग का निर्माण। इस नीति ने भारत में एक नई जमींदार वर्ग उभारा जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। ब्रिटिश सरकार ने इस वर्ग को अपने राजनीतिक नियंत्रण का आधार बनाया। यह वर्ग भारतीय समाज में ऊंचे स्थान पर पहुंच गया और शासन का सहयोग बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसानों का शोषण और गरीबी। किसान वर्गों को इस व्यवस्था से सबसे अधिक नुकसान हुआ। वह जमींदारों के अधीन अत्याचार झेलने को विवश हो गए। उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली। उनके जीवन स्तर में गिरावट आई और वह ऋणग्रस्त होकर साहूकारों के गुलाम बन गए, यानी कर्जे में डूबकर जो साहूकार थे उनके गुलाम बन गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूमि का व्यावसायिकरण किस तरह से। स्थानीय बंदोबस्त ने भूमि को एक व्यावसायिक वस्तु बना दिया, यानी व्यापार करने की या व्यवसाय करने की वस्तु बन गई थी भूमि का स्वामित्व खरीद फरोख्त हो गया। इसमें भूमि का आसमान वितरण और अधिक बढ़ा और धनी वर्ग भूमि का मालिक बन गए, जबकि किसानों का हक समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था का पतन किस तरह से। जमींदारों ने कृषि विकास की बजाय अपने विलासिता पर ध्यान दिया, यानी अपनी ही चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया। खेती में निवेश की कमी, सिंचाई के अभाव और किसानों की स्थिति खराब होने से कृषि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। उत्पादन घटा और अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन में स्थापत्य। राजनीतिक दृष्टि से यह नीति ब्रिटिश शासन के लिए उपयोगी रही। जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन के समर्थक में रहे और किसी भी विद्रोह में सरकार का साथ दिया, जिससे ब्रिटिश शासन को भारत में स्थिरता मिली और उनका नियंत्रण मजबूत हो गया, यानी अब जो जमींदार वर्ग थे वो ब्रिटिशों के साथ हो गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज में असमानता और वर्ग संघर्ष किस तरह से। ग्रामीण समाज दो वर्गों में बढ़ गया, धनी जमींदारों और निषेध किसानों का। यह वर्ग विभाजन आगे चलकर भारतीय समाज में असंतोष और विद्रोह की भावना का कारण बना, यानी आगे चल के जो असंतोष है और विद्रोह जैसी भावना है वो भी बन जाती है। किसान आंदोलन और ग्रामीण
आसक्ति का मूल्य कारण यही व्यवस्था थी, यानी जो किसान आंदोलन होते हैं, ग्रामीण आसक्ति होती है, उन सभी का यही कारण रही थी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन की ऐसी नीति थी जिसमें भारत की भूमिका, व्यवस्था और ग्रामीण जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। क्योंकि अब किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। यह नीति ब्रिटिश सरकार के राजस्व हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, यानी ब्रिटिश सरकार को ध्यान में रखकर बनाई गई थी सिर्फ, परंतु इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम विनाशकारी रहे, जिससे जमींदारों का वर्ग मजबूत हुआ, किसानों की स्थिति बदतर हो गई और कृषि व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। राजनीतिक रूप से यह ब्रिटिश शासन के लिए स्थापत्य लेकर आई, परंतु सामाजिक रूप से इसे असमानता, गरीबी और शोषण की गहरी खाई पैदा कर दी थी। स्थानीय बंदोबस्त भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं और औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक मानी गई, या प्रतीक के रूप में हम इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल में विउद्योगीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी ये आपका क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में जो विउद्योगीकरण थी उस प्रक्रिया का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। किस तरह से परीक्षा, आप देखेंगे भारत में औपनिवेशिक काल 1757 से 1857 एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था और उद्योग को कंपनी नीतियों के माध्यम से गहराई से प्रभावित किया था। इस काल में भारत जो कभी अपने हस्तशिल्प और वस्तु और निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, धीरे धीरे एक कृषि प्रधान देश में बदल गया। यानी पहले हमारा जो देश था वो हस्तशिल्प यानी ऐसी वस्तु जो हाथ से बनाई जाती है और वस्तु निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब धीरे धीरे सिर्फ कृषि पर ही आधारित हो गया था। विउद्योगीकरण का अर्थ है पारंपरिक उद्योग और हस्तशिल्प का पतन। यानी देखिए विउद्योगीकरण का अर्थ ये निकलता है कि जो हमारी पारंपरिक उद्योग है और जो हमारा हस्तशिल्प है उसका पतन हो जाना और उत्पादन की कमी होना और विदेशी मशीन निर्मित वस्तुओं के कारण स्थानीय उद्योग का नष्ट हो गए। यानी देखिए अब जो स्थानीय उद्योग थे वो भी नष्ट हो गए। औपनिवेशिक नीति के कारण भारत का यह परिवर्तन एक सुनिश्चित आर्थिक प्रयास प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन के बाजार में बदलना था। यानी भारत जो था वो अब औद्योगिक उत्पादन के बाजार में बदल गया था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योग का पतन। किस तरह से औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने व्यापार नीति इस तरह बनाई कि भारत केवल कच्चे माल का उत्पादन और ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का उपभोग बन गया। पहले भारत में कपास, रेशम, मसाले, नील और अन्य वस्तु यूरोप भेजी गई थी, परंतु ब्रिटिश औद्योगिकरण क्रांति के बाद भारत में बने मालों की मांग घटने लगी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ब्रिटिश कपड़ों पर बहुत कम शुल्क लगाया, जबकि भारतीय वस्त्रों पर इंग्लैंड में अधिक कर लगाया गया। यानी भारत में तो कर कम था लेकिन इंग्लैंड में कर ज़्यादा लगाया गया। इससे भारत में वस्तु उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से जो भारत में वस्तु उद्योग थे वो कम होने लगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखें मशीनों का आगमन और भारतीय हस्तशिल्प का पतन। किस तरह से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और कपड़ा उद्योग मशीनों से संचालित होने लगा। भारत में बुनकरों और कारीगरों के हाथों से बने कपड़े जो पहले गुणवत्ता के कारण प्रसिद्ध थे, अब मशीनों से बने सस्ते कपड़ों के सामने टिक नहीं पाए। धीरे धीरे भारतीय वस्त्र बाजार में अंग्रेजी मशीन निर्मित कपड़ों का प्रभुत्व हो गया। यानी अब धीरे धीरे जो अंग्रेज बना रहे थे कपड़े उनका प्रभुत्व होने लगा, जिससे भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कच्चे माल की निकासी और धन का निष्कासन। किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। कपास, जूट और नील आदि बड़े पैमाने पर निर्मित हुआ, लेकिन इसका उचित मूल्य भारत में नहीं मिला। यानी सही दामों पे इसे भारत में नहीं बेचा खरीदा जाता था। इसके साथ ही करों और व्यापारिक लाभों का माध्यम से जो धन भारत में उत्पन्न होता था वह धन के निष्कासन के रूप में इंग्लैंड भेज
भेजा जाता था, यानी सारी चीज़ें इंग्लैंड भेज दी जाती थी। दादा भाई नौरोजी ने इसे भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण माना, यानी दादा भाई नौरोजी ने बताया कि यही कारण है कि हम लोग गरीब हो गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परिवहन व्यवस्था और बाजार नीति का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा इसमें आप लिखेंगे अंग्रेजों ने भारत में रेल मार्ग, सड़कें और बंदरगाहों का निर्माण मुख्यतः अपने व्यापारिक हितों के लिए करवाया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में हर कोने तक पहुंचाना और भारत में कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था। इस नीति ने स्थानीय बाजारों को नष्ट कर दिया और पारंपरिक शिल्पकार ब्रिटिश वस्तुओं के सस्ते दामों के सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश बना रहे थे वो तो मशीनों से बनता था, इसी वजह से वो सस्ता भी मिल जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय कारीगरों और सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव क्या रहा। इसमें आप लिखेंगे विउद्योगीकरण ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। गांवों के बुनकर, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई और अन्य शिल्पकार वर्ग बेरोजगार हो गए। उनकी पारंपरिक कला और तकनीक धीरे धीरे समाप्त होने लगी। परिणाम स्वरूप बड़े संख्या में लोग कृषि की ओर मुड़ गए, जिससे कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ा और ग्रामीण निर्धनता की वृद्धि हुई। यानी अब उन लोगों की जो एक तरह से जो कारीगरी थी, जो काम थे वो खत्म हो गए, तो ज़्यादातर लोग क्या करने लगे, कृषि करने लगे। और कृषि की वजह से भी एक तरह से जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर निर्धनता आ गई, क्योंकि अगर सभी लोग कृषि में लग जाएंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा कि कृषि में लगाया जा सके, जिसकी वजह से जो ग्रामीण निर्धनता है वो देखने को मिली। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश उद्योग का लाभ और भारतीय अर्थव्यवस्था की परिधनता। किस तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर न रहकर पूरी तरह ब्रिटिश पर निर्भर हो गई थी। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को सस्ता कच्चा माल भारत से मिला और अपने तैयार माल के लिए विशाल बाजार भी भारत में उपलब्ध हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश की औपनिवेशिक वृद्धि का आधार भारतीय उद्योगों का पतन था। भारत औपनिवेशिक देश से कृषि प्रधान उपनिवेश में बदल गया, यानी अब भारत जो था वो औपनिवेशिक देश से जो कृषि प्रधान देश था उसमें परिवर्तित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे परिणाम और दीर्घकालीन प्रभाव, यानी इसका क्या परिणाम हुआ और क्या दीर्घकालीन जो प्रभाव हम यहाँ देख सकते हैं वो क्या था। तो इसमें आप लिखेंगे औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का दीर्घकालीन प्रभाव भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर बहुत गहराई से पड़ा। एक और भारतीय हस्तशिल्प की पहचान समाप्त हुई, दूसरी ओर बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, जिससे भारत में पूंजी का अभाव हुआ और औद्योगिक विकास की गति रुक गई, क्योंकि अब हम औद्योगिक रूप से विकास नहीं कर रहे थे। यही कारण था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इससे स्वदेशी आंदोलन जैसी चेतना को जन्म मिल गया, यानी अब जो स्वदेशी आंदोलन जैसी चीजें थी वो भी बढ़ने लगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक काल में भारत में हुए विउद्योगीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारत की समृद्धि औपनिवेशिक परंपरा के विनाश की कहानी भी थी। यानी इन्होंने एक तरह से औपनिवेशिक जो परंपरा है उसकी विनाश की कहानी भी तय कर ली थी। ब्रिटिश शासन की नीतियां भारत के उद्योगों को नष्ट करके उसे कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और विदेशी वस्तु का उद्योग बना चुकी थी, जिससे भारतीय समाज की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई और आर्थिक निर्भरता बढ़ गई थी। क्योंकि अब हमारा जो भारतीय समाज था वो आत्मनिर्भरता से हट चुका था, उसकी आर्थिक जो निर्भरता थी वो बढ़ गई। अतः इस प्रक्रिया ने भारत को गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को जन्म दिया, जो स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। यानी स्वतंत्रता के बाद भी हम लंबे समय तक निर्भर ही रहे थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो ये नोट्स हमारे ऐप पर ही जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज़ आप PDF के लिए जो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मिल जाएँगी जो कि आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा ईज़ी एंड कंफर्टेबल बना देंगी। ठीक है? तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।